नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम भोला है, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। तो चलिए अब यह कहानी भोला जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भोला है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। यह घटना मेरे साथ 1999 में घटी थी। तब मैं लगभग 25 साल का था। मैं झारखंड से अपना ट्रक लेकर के उत्तर प्रदेश जा रहा था। रात का लगभग 11 बजा हुआ था और अभी मैं झारखंड की एक सड़क पर था। रात होने की वजह से सड़क सुनसान हो गई थी। आवागमन थम सा गया था। मुझे लग रहा था कि उस रोड पर मेरा ही सिर्फ एक ट्रक चल रहा है। मुझे थोड़ी नींद आने लगी थी, आलस होने लगा था। मुझे लगा कि कहीं पर चाय का ढाबा हो तो मैं अपना ट्रक रोककर थोड़ा नींद लूंगा और उसके बाद चाय पीकर आगे की यात्रा पर चल पड़ूंगा। मैं सड़क के दोनों किनारों पर ढाबा तलाश कर रहा था, लेकिन उस रोड पर कोई भी ढाबा दिख नहीं रहा था। तभी मौसम खराब होने लगा। आंधी तूफान सा चलने लगा। इतनी जोर से आंधी चल रही थी कि मुझे अपना ट्रक रोकना पड़ा। आगे रोड पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ आंधी का असर नजर आ रहा था। उसके बाद जब आंधी थोड़ी सी शांत हुई तब बरसात ने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया था। अब आंधी तो थम चुकी थी, बरसात हो रही थी। रास्ता अब साफ दिख रहा था तो मैं अपना ट्रक फिर स्टार्ट किया और आगे की तरफ चल पड़ा। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद एक बड़ा सा पेड़ रोड पर टूटा हुआ, गिरा हुआ नजर आया, जिसने पूरी सड़क को घेर रखा था। शायद यह आंधी का असर था, जिसकी वजह से वह पेड़ टूटकर सड़क के ऊपर गिर चुका था। अब तो आगे का रास्ता ही बंद हो चुका था। मैं घबरा गया कि अब मैं क्या करूं। रात का टाइम है, आधी रात हो चुकी है। अब तो मैं यहां पर फंस चुका हूं। इतना विशाल पेड़ रोड पर फैला हुआ था। मैं चाहकर भी उस पेड़ के आगे अपना ट्रक लेकर नहीं जा सकता था। बारिश हल्की अब होने लगी थी और कुछ ही देर के बाद बारिश बंद हो गई। तब मैं ट्रक से उतर करके उस पेड़ के पास में गया। अंदाजा लगाने लगा कि अब क्या करें। मैं तो अब बुरी तरह से फंस चुका हूं। अब मैं आगे का सफर कैसे करूं? मैं आसपास में निगाहें डालने लगा कि कहीं पर कोई घर, कोई दुकान या फिर कोई गांव हो, लेकिन मुझे वहां पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आधी रात हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ दिखाई दे रहा था। तभी मैं देखता हूं कुछ शोर सुनाई देता है पेड़ की दूसरी साइड से, जहां पर कुछ लोग शोर करते हुए पेड़ के पास आ रहे थे। मैं ध्यान से देखता हूं तो वह 10 से 12 लोग दिखाई देते हैं, लेकिन बड़े अजीब से दिख रहे थे। कपड़ा ऐसा लग रहा था कि कोई ड्रेस पहन रखा हो। सब एक जैसा ही काले रंग का चमकता हुआ कुछ निशान था। उनके हाथ में कुल्हाड़ी वगैरह नजर आ रही थी। जब वह थोड़ा पेड़ के पास में आए, तब जब बिजली चमक रही थी, तब बिजली की रोशनी में मैं जब देखता हूं तो सब के सब बड़ी ऊंची हाइट के थे, लंबे लंबे से दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में एक चमक दिखाई दे रही थी और सभी के सभी अपने औजार, जो कुल्हाड़ी हाथों में ले रखा था, उसे पेड़ को काटने पीटने लगे। शोर शराबा करते हुए पेड़ को काटने का यत्न करने लगे। मुझे लगा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या फिर रोड डिपार्टमेंट के लोग होंगे। मुझे थोड़ा अब साहस मिला। चलो कुछ देर में यह पेड़ को कट करके हटा देंगे और फिर मैं आगे की तरफ निकल जाऊंगा। लेकिन वह बड़ा ही विशाल पेड़ था। जिस हिसाब से पेड़ को काट रहे थे सारे मिल करके, तब भी मुझे लग रहा था कि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इतनी आसानी से यह पेड़ कटने वाला नहीं है। तब मैं एक मजदूर के पास पहुंचता हूं और उससे पूछता हूं कि भैया, कितना टाइम लगेगा? इस पेड़ को आप लोग कट करके साइड में कर देंगे? तब वह मजदूर मेरी तरफ देखता है और उसकी आंखों में मैं वही लाल सी चमक दिखाई देता है और भारी आवाज में कहता है, बहुत टाइम लगेगा। ऐसे और पेड़ भी आगे गिरे हुए हैं। ये रोड अब बंद हो चुका है। उसकी बात सुनकर मुझे घबराहट होने लगी। मैं डर गया कि मैं फंस चुका हूं। अब मैं क्या करूं? मैं पीछे लौटने की सोचने लगा कि चलो पीछे लौट जाते हैं। पीछे में कोई और रास्ता होगा, कोई और सड़क होगी जिससे मैं अपनी मंजिल की तरफ निकल जाऊंगा। तभी वह मजदूर जैसे मेरे मन की बात पढ़ लिया हो और भारी आवाज में बोला, बेकार है पीछे जाना। ऐसे ही पेड़ पीछे के साइड में भी गिरे पड़े हैं। यह रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। उसकी बात सुनकर मैं और घबरा गया और कहने लगा, भैया, क्या कोई और रास्ता है जो आपको पता है? तब वह मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, थोड़ा सा पीछे जाओ, बाईं साइड में एक झोपड़ी नजर आएगी। उसमें एक बूढ़ा बाबा रहता है, उससे जाकर के बात करो।
वह तुम्हें रास्ता जरूर बताएगा। मैंने पूछा कि कितनी दूर पर वह झोपड़ी है। तब वह बोला, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा पीछे चले जाओ और वह झोपड़ी तुम्हें दिखाई दे जाएगी। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा राहत महसूस हुई कि चलो चलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वाकई में कोई और रास्ता है। अगर है तो मुझे रास्ता बता दे। मैं अपना ट्रक मोड़ करके पीछे की तरफ चलने लगा। जिधर से मैं आया था वाकई कुछ ही दूरी पर मुझे एक झोपड़ी नजर आ रही थी और उसमें रोशनी भी थी। मैं बड़ा खुश हो गया। झोपड़ी के पास ट्रक खड़ा करता हूं और नीचे उतरकर झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंच जाता हूं। मैं आवाज लगाता हूं, कोई है इस घर में? कुछ देर तो कोई आवाज सुनाई नहीं देती। मैं दोबारा आवाज लगाता हूं। इस तरह कई बार आवाज लगाने के बाद एक भारी आवाज सुनाई देती है, ठहरो, अभी मैं आ रहा हूं। झोपड़ी के दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी निकलता है, जिसकी उम्र जो मैंने महसूस किया 60 से 70 के बीच की होगी। लंबा चौड़ा लग रहा था, कपड़ा मटमैला पहन रखा था। अपनी आंखें मसलते हुए दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया और बोला, क्या है, क्यों मुझे आवाज लगा रहे थे? मैं बाबा से सारी बात बताता हूं कि बाबा, आंधी तूफान से कई पेड़ रास्ते पर टूट करके गिर चुके हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे हैं और उन्होंने ही आपके पास भेजा है और बोला है कि बाबा को कोई ना कोई रास्ता पता होगा जिससे अपना ट्रक लेकर के तुम अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हो। तो क्या बाबा ऐसा कोई रास्ता है जो आपको पता हो, जो साफ सुथरा हो, जिससे मेरा ट्रक आराम से गुजर सकता हो? तब बाबा जी मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं कोई काम फोकट में नहीं करता, मैं रास्ता जानता हूं। मैं तुम्हें इस जंगल वाले रास्ते से निकाल सकता हूं, लेकिन फोकट में नहीं। मैं बाबा से बोलता हूं कि बाबा, आप मेरी मदद कीजिए, जो आप कहेंगे मैं आपका खर्चा देने के लिए तैयार हूं। तब बाबा बोलते हैं कि ठीक है, रुको, मैं तैयार होकर आता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें इस जंगल वाले रास्ते से बाहर निकाल दूंगा। मैं बहुत खुश हो गया कि चलो, मेरा काम बन गया। अब मैं इस एरिया से बाहर निकल जाऊंगा, हाईवे पर पहुंच जाऊंगा। और कुछ ही देर में बाबा तैयार होकर के आ गए थे। मेरी ट्रक में बैठ गए और कहने लगे कि जैसे मैं बताऊंगा उसी रास्ते पर तुम्हें चलना है। मैं बोला, ठीक है बाबा जी, मैं आपकी हर बात को मानूंगा, बस मुझे इस जंगल वाले रास्ते से हाईवे तक पहुंचा दो। बाबा जी मुस्कुरा करके मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, चलो। अब मेरी ट्रक चल पड़ती है। बाबा जी अब रास्ता बताते जा रहे हैं और जिस रोड से आया था मैं उसी रोड पर चलने लगा था और थोड़ी सी दूरी पीछे चलने के बाद एक चौराहा नजर आने लगता है। बाबा जी कहते हैं, बाएं वाले रास्ते पर ले लो। मैं ऐसा ही करता हूं। वाकई में इस चौराहे को मैं देखा तक नहीं था। मुझे ध्यान तक नहीं आ रहा था कि मैं इस चौराहे को पार करके कब आगे निकल आया था। वह रोड बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा था, जैसे आंधी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। कोई भी पेड़ टूटा हुआ सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो बड़ा खुश हो गया था कि चलो, ये रास्ता बहुत ही साफ सुथरा है और जल्दी ही मैं अब हाईवे तक पहुंच जाऊंगा। इसके बाद बिल्कुल मेरा सफर आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुछ दूर जाने के बाद एक और पेड़ रास्ते पर टूटा हुआ, गिरा हुआ रोड पर पड़ा हुआ था और उससे भी बड़ा पेड़ था जिस रास्ते को हम छोड़ करके आए थे। मतलब मैं फिर फंस चुका था। आगे कोई खुला रास्ता था ही नहीं। मैं बाबा जी से पूछता हूं कि बाबा जी, अब मैं क्या करूं? ये तो पेड़ रास्ते में रुकावट बन चुका है। अब हम कैसे आगे निकलेंगे? मेरा ट्रक रुक चुका था और हम दोनों उतर करके उस पेड़ की तरफ देख रहे थे और मैं बाबा जी से बार बार यही कह रहा था कि बाबा जी, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपना ट्रक लेकर के कैसे निकालूं? तब बाबा जी मुझे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे डरो नहीं, वो सब सही कर देगी। हम उसके पास चलते हैं और उससे हम बात करेंगे। वह मान जाएगी तो यह पेड़ आसानी से हटवा सकती है। मैं पूछता हूं कि बाबा जी, कौन है वह? तब बाबा जी हंसते हुए कहते हैं, वह मजदूरों की सरदार है। उसके एक इशारे पर यह पेड़ सड़क से साइड में हो जाएगा। चलो, हम देर नहीं करते हैं, उसके पास चलते हैं। मैं उस टाइम तो कुछ समझ ही नहीं सका कि आखिर वह कौन है, कहां रहती है और बाबा जी से उसका रिश्ता क्या है। बाबा जी और मैं उस पेड़ के दूसरी साइड चले जाते हैं। ट्रक वहीं पर छोड़ दिया जाता है। बाबा जी आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। कुछ देर चलने के बाद एक पुराना सा घर उसी रोड के बगल में दिखाई देता है, जिसमें हल्का हल्का उजाला दिख रहा है। बाबा जी और मैं उस घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और बाबा जी आवाज लगाते हैं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कुछ जरूरी बात करना है तुमसे। कुछ देर के बाद एक औरत की आवाज सुनाई देती है। कहती है,
जो भी बात करना है कल आना, मैं थकी हुई हूं और मैं आराम कर रही हूं। बाबा जी जोर से आवाज बोलते हुए कहते हैं, एक नौजवान लड़का आया है और उसका ट्रक रास्ते में फंस गया है, पेड़ टूटा हुआ है, तुम उसकी मदद कर दो, वह तुम्हारी फीस देने के लिए तैयार है, बोलो क्या बोलती हो। तब अंदर से उस औरत की आवाज सुनाई देती है, कहती है, उसे अंदर भेज दो, लेकिन तुम मत आना, मैं उससे बात कर लूंगी। बाबा मुझे कहते हैं कि आप दरवाजा खोलो और अंदर चले जाओ और उनसे आप बात कर लो, मैं यहीं पर खड़ा इंतजार कर रहा हूं। मैं ऐसे ही करता हूं, उस दरवाजे को अंदर की साइड में धक्का देता हूं तो दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक लंबा सा गलियारा है और उस गलियारे में अब मैं आगे की तरफ चलने लगता हूं और तभी पिछला जो दरवाजा था धड़ाम से बंद हो जाता है। पूरे गलियारे में जो रोशनी नजर आ रही थी वह बंद हो चुकी थी। पूरे गलियारे में अंधेरा हो चुका था। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं हूं कहां पर। मैं डर जाता हूं और मैं आवाज बाबा जी को लगाता हूं, बाबा जी, आप कहां पर हो? यहां तो अंधेरा हो चुका है। बस इतना सा ही बात बोल पाता हूं और तभी मुझ पर कोई झपट पड़ता है, मुझे जमीन पर गिरा देता है और मुझे एहसास होता है कि वह गिराने वाली कोई औरत है। मैं खौफ में भर जाता हूं। उस औरत से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाता और मैं बेहोश हो जाता हूं। मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मैं अब कहां पर हूं। जब मैं होश में आता हूं, पूरे बदन में दर्द महसूस होता है, सिर भारी सा होता है, सिर में भी दर्द महसूस होता है और मैं इधर उधर देखता हूं अपनी आंखें खोल करके, तो मैं अपने आप को एक बड़े से कमरे के अंदर में जमीन पर पड़ा हुआ पाता हूं। आसपास में जैसे मुर्दे सोए हुए हैं। वास्तव में मैं अपने आप को एक बड़े से घर में पाता हूं। अब मेरी अगल बगल में बहुत सारे मरे हुए इंसान दिखाई देते हैं, जिनके बदन पर नाम मात्र का कपड़ा है, सांस नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब वह सब मर चुके हैं। मैं उन्हीं के बीच में पड़ा हुआ था। तो क्या मैं अभी जिंदा था या मैं मर चुका हूं? मैं डर जाता हूं। मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूं, मैं एक आत्मा बन चुका हूं। मैं उन मुर्दा शरीरों को जो मेरे अगल बगल में दिखाई देते हैं उनको देखता हूं। मुझे डर महसूस होता है। मैं उस कमरे से भागने के लिए सोचता हूं। मैं कहां पर आ चुका हूं और मेरे साथ में क्या हुआ था? जहां तक मुझे याद आ रहा था कि मैं एक घर में अंदर गया था। गलियारे में तब तक रोशनी थी। अचानक से गेट का दरवाजा बंद होता है और फिर गलियारे की रोशनी चली जाती है। फिर जैसे कोई औरत मुझे जमीन पर गिरा देती है और मैं बेहोश हो जाता हूं। मैं समझ गया कि मैं किसी बहुत बड़े खतरे में पड़ चुका हूं। अगर मैं जिंदा हूं तो, अगर मैं मर गया हूं तो क्या ऐसे ही मरने के बाद महसूस होता है? मैं रोने लगा था। मैं जोर जोर से अपने परिवार, अपने माता पिता को याद करके रोने लगता हूं और तभी जितने मुर्दे वहां पर मैं देख रहा था, सबने अपनी अपनी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे अजीब निगाहों से घूरने लगते हैं और उसके बाद एक मुर्दा उठकर खड़ा हो जाता है। कहता है, अरे भाई, अगर तुझे रोना है तो बगल वाले कमरे में चला जा, हमें तो आराम से सोने दो। जब मैं मुर्दों को बात करते हुए देखता हूं तो मैं और खौफ में भर जाता हूं। तभी एक दूसरा मुर्दा मेरी तरफ देखकर और जोर जोर से हंसने लगता है और सबको इशारा करके बोलता है, यह तो अभी जिंदा दिखाई दे रहा है। तभी एक और मुर्दा बोलता है कि अभी वह मार देगी, जैसे हमको मारा है इसको भी मार देगी। ये सब बातें सुनकर मैं और डर जाता हूं, भयभीत हो जाता हूं। क्या मैं यहां से बचकर के भाग सकता हूं? लेकिन जो घर था उसमें कई दरवाजे तो जरूर थे, लेकिन सब के सब बंद थे। मेरी रोने की आवाज से वो मुर्दे शायद परेशान हो रहे थे। अब मुझे कह रहे थे, अरे भाई, तुम इस घर से निकल जाओ, ये तीसरा दरवाजा को धक्का मारो और अंदर की साइड में खींचो, तब ये दरवाजा खुल जाएगा। हमें तो कम से कम चैन की नींद सोने दो। हम तो मर चुके हैं, लेकिन तुम तो जिंदा हो। तब मैं और जोर जोर से रोने लगता हूं, डर से भयभीत हो जाता हूं। मैं समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर मैं ऐसी कौन सी जगह पर हूं। जो मर्दों ने दरवाजा बताया था, उस दरवाजे को मैं खोलता हूं और जो बाहर देखता हूं ना, तो बिल्कुल अंधेरा, कहीं पर नजर नहीं आता, जैसे दिन हो। और बाहर में तभी एक जवान लड़की दौड़ती हुई मेरी तरफ में आती है। देखने में 20 से 25 साल के आसपास की लग रही है। साधारण से कपड़े पहन रखी है और मेरे पास आकर के बोलती है, अरे तुम तो अभी जिंदा हो, तो यहां क्या कर रहे हो? चलो यहां से हम भागते हैं, नहीं तो वह हमें ढूंढकर फिर से मार डालेगी। मैं उस जवान लड़की की बात सुनकर के और डर जाता हूं। कहता हूं कि मैं कहां पर हूं, कौन मुझे मार डालेगी और आप कौन हो? तब वह लड़की कहती है, अभी वक्त नहीं है सब इतना बात करने का। अगर जिंदा रहना है तो आओ मेरे साथ में, हम दोनों मिलकर के इस जगह से भागते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारे साथ
इस नर्क से निकल जाऊंगी। मैंने भागने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन इस जगह से मैं भाग नहीं सकी। शायद तुम्हारे साथ में इस नर्क से निकल सकती हूँ। मैं उस लड़की से पूछता हूँ, आप कौन हैं और आप कैसे इस जगह पर फंस गई? ये कौन सी जगह है? तब वह लड़की मेरा हाथ पकड़ती है और कहती है, अगर जिंदा रहना है तो भागो। मैं रास्ता जानती हूँ, लेकिन मैं इस बाउंड्री को पार नहीं कर सकती। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ उस बाउंड्री को पार कर लूं और तब हम जिंदा रह सकते। अब हम ज्यादा बात करेंगे तो टाइम खराब होगा। चलो, अगर जिंदा रहना है तो हम दोनों मिलकर के इस जगह से भागते हैं। वह लड़की मेरा हाथ पकड़े पकड़े और भाग रही थी और उसके पीछे मैं भी भाग रहा था। मैं रो रहा था। तब वह लड़की कह रही थी, रो मत यार, रोने से कुछ भी नहीं होगा। अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें भागना ही होगा। जैसे मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो हम दोनों के दोनों इस जगह से बाहर निकल जाएंगे और हम जिंदा रहेंगे। मैं आसपास में भागते हुए देख रहा हूं कि हम जंगल के अंदर हैं और उस जगह से हम जहां से भाग रहे थे, चारों तरफ में एक बाउंड्री खींची हुई है। हम बाउंड्री के अंदर में हैं, मतलब ये जगह बहुत बड़ी है जिससे हम बच के भाग रहे थे। लेकिन जो बाउंड्री थी वह भी ऊंचाई पर थी। जब हम बाउंड्री के पास पहुंचते हैं ना, तब वह लड़की मेरा हाथ छोड़ देती है और कहती है कि पहले तुम बाउंड्री पर चढ़ो और फिर तुम मुझे हाथ पकड़कर खींच लेना, फिर हम उस तरफ दोनों कूद जाएंगे ताकि हम जिंदा बच जाएंगे। टाइम कम है, जितना जल्दी हो सके ये हम काम कर लेते हैं, नहीं तो हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे। जैसे लड़की बताती है वैसे ही मैं बाउंड्री पर चढ़ जाता हूं। तब लड़की चिल्ला करके कहती है कि अपना हाथ नीचे करो, और मैं ऐसा ही करता हूं और लड़की मेरा हाथ पकड़कर बाउंड्री पर चढ़ जाती है। मैं उसकी आंखों में देखता हूं तो डरी हुई नजर नहीं आती। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है जब वह बाउंड्री पर चढ़ती है। तब फिर कहती है, चलो हम नीचे कूदते। लेकिन मैं देख रहा था कि वहां से जो नीचे कूदना था वह काफी नीचा था, मतलब काफी ऊंचाई से हमें कूदना पड़ रहा था। कहीं हम दोनों का हाथ पैर टूट ना जाए, मुझे इसी बात का खतरा लगता था। लेकिन उस लड़की का कहना था कि नहीं, हमें कूदना ही होगा, नहीं तो हम फिर पकड़े जाएंगे, फिर हम कभी इस जगह से निकल नहीं पाएंगे। और तभी लड़की मुझे बाउंड्री से धक्का देती है और साथ में वह भी कूद देती है। मुझे डर तो लगता है, लेकिन आश्चर्य लगता है कि मैं इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी सही सलामत हूं। मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं और उस लड़की के भी सही सलामत हैं। लड़की अभी भी मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है कि चलो, अब मैं रास्ता जानती हूं। और मैं उसके पीछे पीछे भागने लगता हूं जंगल में। और जैसे हम जंगल के अंदर आते हैं ना, अंधेरा होने लगता है। हर तरफ अंधेरा अंधेरा नजर आने लगता है। लेकिन उस जगह पर तो जहां से हम आए थे वहां तो उजाला सा लग रहा था, जैसे वहां दिन का टाइम हो। लेकिन जैसे ही हम बाउंड्री से कूदते हैं, बिल्कुल लगता है कि जैसे रात हो चुकी है। लेकिन वह लड़की को लगता है जैसे उसको रात में भी अच्छे से दिखाई पड़ता है, और वह मुझे बचते बचाते पेड़ों से और आगे की तरफ भगाती ले जा रही थी। न जाने कहां पर। मेरा सांस तेज तेज चल रहा था। मैं बेहद डरा था। मैं तो एक ट्रक ड्राइवर था। अगर रास्ते पर पेड़ टूटकर नहीं पड़ा होता तो शायद मेरे साथ यह सब नहीं होता। लेकिन लड़की जो थी ना, उसको पता था कि रास्ता कहां से है। उस अंधेरे में भी वो रास्ता ढूंढ लेती थी। मेरा हाथ पकड़े कहती थी, चलो देर मत करो, अगर सुबह हो गई तो हम लोग इस जंगल से निकल नहीं पाएंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे साथ में दौड़ो, और तभी हम लोग सही सलामत इस जंगल से निकल पाएंगे। सच कहूं ना कि वह सब मुझे एक सपने की माफिक दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक सपने के अंदर में हूं और सपना टूटेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, मैं अपने ट्रक में रहूंगा। एकदम सपना ही लग रहा था, और वह भी एक भयानक सपना। यह जंगल कम डरावना नहीं था। जंगली जानवरों की राह रहकर आवाज सुनाई दे रही थी। जैसा लग रहा था कि आसपास में बहुत सारे जंगली जानवर हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। वह हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वह जो लड़की थी बहुत ही तेज थी। वह उसको पता था कि जंगल से कैसे बच करके बाहर निकल सकते, और वही कर रही थी। मुझे उस लड़की पर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि रात के अंधेरे में ये कैसे साफ साफ देख सकती है। मुझे तो कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा। लेकिन लड़की को ऐसा कुछ डर महसूस नहीं हो रहा था। मुझे बार बार कहती कि चलो रुको मत, बस हम थोड़ी देर में इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। तभी एक गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जैसे पास में कोई बड़ा जंगली जानवर आकर के खड़ा हो चुका है। मैं उसकी लाल लाल आंखें देख रहा हूं जो अंधेरे में भी चमक रही हैं। लड़की भी रुक जाती है और मुझे भी रुकने के इशारे करती है।
रुको रुको। मैं बेहद डर जाता हूं। मैं समझ जाता हूं कि हम उस जगह से तो भाग करके आ गए, लेकिन अब इस जानवर से कैसे बचें। तभी वह लड़की उस जानवर से जैसे बात करने लगी थी, हटो मेरे रास्ते से। लेकिन वह जानवर सामने अभी भी खड़ा दिखाई दे रहा था। वह लड़की बार बार उसको ललकार रही थी, कह रही थी कि हटो मेरे रास्ते से। लेकिन वह जानवर भी अड़ करके खड़ा हो चुका था, जैसे उस लड़की को चैलेंज कर रहा हो कि हिम्मत है तो मेरे आगे से निकल करके दिखाओ। तभी वह लड़की जोर से जानवर की तरह गुर्राने लगी, और जैसे ही वह अजीब आवाज निकालने लगी, वो जानवर दुम दबा करके भाग खड़ा हुआ। सच कहूं ना तो उस टाइम उस लड़की ने मुझे डरा दिया था। मैं बहुत डर चुका था। वह लड़की कहती है, चलो अब आगे, अब रास्ता साफ है। वाकई में वह लड़की बहुत ही साहसी थी। मैंने देख लिया था, और कुछ ही देर के बाद हम जंगल से बाहर निकल चुके थे। और संयोग कहिए कि जहां पर मेरी ट्रक खड़ी थी, हम उसी जगह पर जंगल से बाहर निकल आते हैं। मैं अपना ट्रक देख करके खुशी से जोर जोर से खुशी का इजहार करता हूं कि मैं अब बच गया हूं, अब मेरा ट्रक भी सही सलामत है। और तभी वो लड़की कहती है, ये तुम्हारा ट्रक है? तुम ड्राइवर हो? तब मैं कहता हूं, हाँ ये मेरा ही ट्रक है। तब लड़की हंसती है, कहती है कि अब ठीक है, तो चलो हम ट्रक में बैठते हैं और इस मनहूस जगह से हम कहीं दूर निकल जाते हैं। लेकिन मैं बोला, आप मेरे साथ में क्यों जाएंगी? लड़की मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखने लगी और कहने लगी कि हम सब अभी सुरक्षित नहीं हैं। अभी सुबह नहीं हुई है। जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते। हम दोनों को एक साथ में रहना चाहिए, और जहां तक हो सके इस जंगल से दूर हमें निकल जाना चाहिए। तभी हम दोनों जिंदा रह पाएंगे। वाकई में लड़की की बात में दम था। मुझे लगा कि लड़की सच कह रही है। इसी लड़की की वजह से मैं उस मनहूस जगह से बाहर निकल चुका था। अगर यह लड़की सही वक्त पर मेरे पास में नहीं आती तो शायद मेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता था। शायद मैं जिंदा नहीं रहता, मैं मर जाता, ऐसा मुझे लगने लगा था। मैं ट्रक को मोड़ता हूं, मेन रोड पर आ जाता हूं, और जब मैं रोड के सामने देखता हूं तो कोई भी पेड़, कोई भी रुकावट सड़क पर नहीं था। रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। वह लड़की कंडक्टर साइड सीट पर बैठ जाती है, कहती है, तेज तेज अब ट्रक चला लो। और मैं ऐसा ही करता हूं। मैं तेजी से अपना ट्रक चलाने लगता हूं। वह खिड़की से सिर निकाल करके बाहर न जाने क्या देख रही थी, और मेरी तरफ देखे हुए मुझे कह रही थी कि जितना तेज हो सके ट्रक चला लो। अभी हम जंगल के अंदर हैं, अभी सुबह नहीं हुई है, हमें जल्द से जल्द इस जंगल को पार करना है। और मैं ऐसा ही करता हूं। ट्रक को फुल स्पीड से भगा रहा हूं। ट्रक मेरा तेजी से भागती जा रही है, लेकिन मेरा जो डर था ना, अभी कम नहीं हुआ था। मेरे साथ जो घटना घटी थी, आखिर वह सब क्या थी? वह पेड़ अब कहां गए जो पेड़ टूटे हुए रोड पर पड़े हुए थे? वह सब मजदूर कहां पर हैं? वह बूढ़ा बाबा कहां है? जब हम उस घर के पास में आए थे और उसके बाद से जो मेरे साथ में घटना घटी, इसीलिए मैं बहुत डरा हुआ था। आखिरकार हम जंगल से बाहर निकल चुके थे। सुबह होने जा रही थी। आसमान में पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी आवाज सुनते ही मैं खुश हो गया था। चलो हम आखिरकार उस भयानक जंगल से बाहर तो निकल आए। तब मैं लड़की की तरफ देखता हूं और वह सो चुकी थी। तब मैं ध्यान से उस लड़की का चेहरा देखता हूं। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। काले काले उसके लंबे लंबे बाल और बड़ी बड़ी उसकी आंखें उसके चेहरे की सुंदरता और बढ़ा रही थी। मैं मुस्कुराते हुए एक बार उसका चेहरा देखता हूं, फिर मैं अपना ट्रक तेज तेज भगाने लगता हूं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये तो कहानी की बस एक शुरुआत थी। अभी तो बहुत कुछ मेरे साथ में होने वाला था, जिसका अंदाजा मैं लगा नहीं सकता था। सुबह होने के बाद मैं अपना ट्रक एक ट्रक ढाबा के पास रोकता हूं और उस अनजान लड़की को नींद से जगाता हूं। वह लड़की मेरे लिए तो बिल्कुल अनजान थी। न तो मैं उसका नाम पता कुछ नहीं जानता था, कहाँ की रहने वाली है और इस जंगल में वह कैसे फंस गई, उसके साथ में क्या क्या हुआ था, मुझे तो कुछ भी नहीं उस लड़की ने अभी तक बताया था। जब मैं उसको जगाता हूं तब अपनी आंखें खोल देती है, मुस्कुराते हुए कहती है, सुबह हो गई क्या? तब मैं उससे बोलता हूं कि जी मैडम, सुबह हो चुका है। हम लोग एक ढाबे पर रुके हुए हैं, चलिए कुछ नाश्ता पानी कर लेते। तब वह लड़की फिर से अंगड़ाई लेने लगती है और कहती है कि आप नाश्ता पानी कर लो, मुझे तो अभी सोना है, मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक नींद नहीं पूरी होगी तब तक मैं चाय नाश्ता कुछ भी नहीं करूंगी। और अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है और फिर से नींद में खो जाती है। मैं समझ गया कि उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। मैं ढाबे पर जाता हूं, चाय पानी पीता हूं और फिर मैं अपना ट्रक आगे बढ़ाने लगता हूं।
दोपहर हो जाती है, लेकिन जो मौसम होता है ना, बारिश वाला लग रहा है। आसमान में बादल छाए हुए, धूप नजर नहीं आ रहा है। लगता है कि कभी भी बारिश हो सकती है। भूख लग रही थी तो मैं एक दूसरे ढाबे पर अपना ट्रक रोकता हूं और अभी तक वह लड़की सोई जा रही थी। मैं उसको उठाता हूं। मैडम, अब दोपहर हो चुकी है। वह फिर अंगड़ाई लेती हुई उठती है और कहती है, क्या दोपहर हो गई है? तब मैं बोलता हूं कि हाँ मैडम, दोपहर हो चुका है, हमें भोजन करना चाहिए। आपने सुबह में न तो कोई नाश्ता किया है, न चाय वगैरह लिया है, तो आपका क्या विचार है? अब वह पूरी नींद से जाग चुकी थी और आसपास की हर जगह को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। और तब वह मेरी तरफ देखती है, कहती है, हम उस मनहूस जगह से अब बहुत दूर निकल आ चुके हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। उनके आदमी हम लोगों को ढूंढ रहे होंगे। जब वह यह बात बोलती है तो फिर मैं डर जाता हूं। कहता हूं उस लड़की से कि अब तो हम उस जगह से बहुत दूर चले आए हैं। लड़की कहती है कि हाँ, दूर तो आ चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है। मैं फिर उस लड़की से पूछता हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए? तब वह लड़की कहती है, हमें अभी अपने आप को छुपा करके रखना होगा और एक सुरक्षित जगह पर हम दोनों लोगों को रहना होगा। नहीं तो मेरे साथ तो होगा ही होगा, लेकिन आपके साथ और बुरा हो सकता है। मैं उसकी बात से डर जाता हूं और फिर उस लड़की से उसके बारे में पूछने लगता। आप कौन हैं? आप उस जंगल में कैसे आ गई? और उन लोगों के चंगुल में आप कैसे फंस गई? और वह सब कौन लोग थे जिन्होंने मेरे साथ और आपके साथ ये सब किया था? उनका मतलब क्या था? तब वह लड़की बताती है कि अभी इस विषय में बात करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत आपको बता सकती हूँ। मैं इस जंगल के पास के गांव की रहने वाली थी। मेरी सौतेली माँ मेरी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ करना चाहती थी और उसी से बच करके जंगल में छिप गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ में ऐसा कुछ भी हो जाएगा। मैं थकी हारी थी, न तो कुछ खाना खाया था, न पानी पिया था। एक पेड़ के पास में बैठे बैठे सो गई थी ताकि अंधेरा हो जाए, तब मैं इस जंगल से बाहर अपनी मौसी के गांव चली जाऊं। लेकिन ऐसी नींद आई, कब रात हुई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं अपने आप को होश में पाती हूं, तब इस घर में कैद हो गई थी। जिस घर में हम दोनों कैद थे ना, वह घर एक शैतान का है। एक शैतानी शक्ति उस घर की मालकिन है। उसके पास बहुत सारी आत्माएं भी कैद हैं। उन आत्माओं से वह सारे काम करवाती रहती है और खुद रानी बना करके उस जगह में मौज करती है। मुझे तो ठीक से भी नहीं पता कि मैं उस घर में कितने दिनों तक कैद रही थी। मैं भागने की कोशिश बहुत बार किया था, लेकिन जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही थी ना, वह बाउंड्री मुझे नजर नहीं आती थी। जब मैं वहां पर जाती थी तो उसको पार कर नहीं पाती थी। उससे टकरा करके मैं जमीन पर गिर जाती थी। और तब मैं जब आपको देखा, तब मुझे लगा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, और आपने मेरी मदद भी किया है। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं उस बाउंड्री को पार भी नहीं कर सकती थी। उसकी कहानी सुनकर के मैं दंग रह गया था। लड़की तो देखने में खूबसूरत थी, जवान थी, उसके साथ उसकी सौतेली माँ ने ठीक नहीं किया था। मुझे उस लड़की से हमदर्दी सी होने लगी थी। मैंने उस लड़की से पूछा, अब आप कहाँ जाएंगी? क्या आप अपने मौसी के घर जाएंगी? तब वह लड़की कहती है कि नहीं, अपने मौसी के घर जाऊंगी तो मेरी सौतेली माँ मुझे पकड़ करके मेरी शादी उस बूढ़े इंसान के साथ में करा देगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। वाकई उसकी कहानी दर्द से भरी हुई थी। उस लड़की से मुझे हमदर्दी हो चुकी थी और वो लड़की मुझे अच्छी भी लगने लगी थी। फिर मैं उस लड़की से कहता हूं कि चलो चल के भोजन कर लेते हैं, और मुझे आगे भी तो निकलना है अपने सफर पर। मेरा माल भी उतारना है और फिर मुझे अपने कमरे पर भी जाना है जहां पर मैं रहता हूं। तब लड़की कहती है कि आप चले जाओ, आप भोजन कर लो और मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का लेते आना। मैं यहीं पर बैठ करके भोजन कर लूंगी। मेरा होटल में जाने का इच्छा नहीं। और मैं उसकी बात को मान करके और वही काम करता हूं। भोजन करने के बाद फिर हमारा ट्रक मंजिल की तरफ निकल पड़ता है और आखिरकार हम उस मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। तब तक रात हो जाती है। माल तो उतर जाता है, लेकिन मेरा जो घर था उस जगह से काफी दूरी पर था। अगर मैं कोशिश भी करता ना, तब भी अपने घर पर सुबह से पहले पहुंच नहीं सकता। और वह लड़की तब मुझे बोलने लगी, हम लोग आसपास में कहीं रुक जाते हैं, आराम करते हैं और सुबह होने के बाद ही हम चलेंगे। रात में खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। क्या पता उस शैतान के साथ ही हम लोगों का तलाश करते हुए घूम रहे होंगे, कहीं हम लोग पकड़े ना जाएं। जब जब वह लड़की शैतान की याद दिलाती थी, तब मैं बहुत डर जाता था। तो उनसे बचने का उपाय क्या है? और तब वो लड़की कहने लगी कि हमें एक शांत वातावरण की जरूरत है। मैं ढूंढ लूंगी, आप चलते रहो और हम रात को उसी जगह पर आराम करेंगे और सुबह को हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता हूं।
तब वह अपना नाम बताती है। बहुत प्यारा नाम उसका था। वह मेरा नाम भी पूछती है, मैं भी अपना नाम बताता हूँ। एक तरह से दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। वह लड़की मुझ पर बहुत विश्वास कर रही थी और मैं भी उसके साथ अच्छा ही व्यवहार कर रहा था। हम दोनों दोस्त बन चुके थे और अपने अपने बारे में एक दूसरे को सब कुछ बता रहे थे। तभी एक जगह वह अपनी उंगली से दिखाने लगी, चलो उस जगह पर, हम वहीं पर रात गुजारेंगे। मैं अपना ट्रक चलाते हुए उस तरफ देखता हूं जहां पर लड़की इशारा कर रही थी, तो मैं देखता हूं नदी का किनारा था। वहां पर खुला खुला जगह भी था। ट्रक मेरा आसानी से पार्क हो सकता था। पानी की भी सुविधा थी, तो मैं भी उस जगह पर ट्रक ले जाता हूं और पार्क कर देता हूं। अभी आसमान भी साफ था, बादल बिल्कुल नहीं था और चांद निकला हुआ था। चांद की रोशनी में वह जगह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी और हम दोनों ट्रक से उतर कर के नदी के तट पर चहलकदमी करने लगे। आपस में हम लोग बात करते हुए कभी इधर कभी उधर टहलते रहे। आखिरकार मुझे नींद आने लगी थी। मैं उस लड़की से कहता हूं कि मैं तो बस थक चुका हूं। तब वह लड़की कहती है कि हाँ, थक तो मैं भी गई हूं। आप ऐसा करो, कुछ बिछावन लेकर के आओ और देखो, ये साफ जगह है, हम यहीं पर बिछा देते हैं और दोनों हम यहीं पर रात गुजारते हैं, यहीं पर हम सो जाते हैं। आखिर सुबह हम यहां से निकल चलेंगे। मैं ऐसा ही करता हूं, दरी ट्रक से निकालता हूं, फिर साफ सी जगह पर दरी बिछा देता हूं और दोनों हम इस दरी पर लेट करके थोड़ी देर बात करते हैं। वह लड़की सो जाती है, मैं भी सो जाता हूं। जब मेरी आंख खुलती है तब वह जवान लड़की मेरे बदन से चिपकी हुई थी। मेरे दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी एक रात हो सकता है। मैं उस लड़की को बोलता हूं कि थोड़ा आप दूर हट जाइए, लेकिन वह जितना बोलता हूं लड़की मुझसे और चिपक जाती है। आखिरकार मैं भी एक नौजवान था, मेरे दिल भी धड़क रहा था और मैं उस आवेग में बहने लगा जो हम दोनों के लिए सही नहीं था। लेकिन मुझे उस पल लग रहा था कि लड़की भी उस पल का आनंद ले रही थी और उसके बाद गहरी नींद मुझे आ चुकी थी। मैं गहरी नींद में जा चुका था और जब मेरी आंख खुली तो चीखने चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी और जो मैं देखता हूं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वही बूढ़ा इंसान जो मुझे उस शैतान के घर तक ले गया था, वही मेरे सामने खड़ा था और उस लड़की से झगड़ रहा था। वह लड़की बूढ़े इंसान को डांट रही थी, डपट रही थी, तुम यहां पर क्यों आए हो? ये मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है। तुम यहां से चले जाओ, इस शिकार पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब मैं ये बातें सुनता हूं ना तो मैं डर जाता हूं। लड़की मुझे शिकार बोल रही थी। क्या मैं उसकी नजर में एक शिकार था? वह शिकारी थी तो आखिर वह कौन थी? वह बूढ़ा इंसान कौन था? और यह दोनों आपस में मेरे लिए क्यों झगड़ रहे थे? आखिर मुझ में ऐसा क्या था जिसके लिए दोनों आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे? बूढ़ा कह रहा था कि मेरे साथ में जाएगा और वह लड़की कह रही थी, यह तो मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसको तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगी, तुम चले जाओ यहां से। देखो अभी वह सो रहा है, अगर वह जाग गया ना तो सब काम खराब हो जाएगा। लेकिन मैं जाग चुका था, सब मैं अपने कानों से सुन रहा था। बूढ़ा इंसान की भी बात मुझे समझ में आ रही थी और उस लड़की की भी बात मुझे भली भांति समझ में आ रही थी। लेकिन मैं दोनों को अभी समझ नहीं पाया था कि बूढ़ा आखिर में है कौन और यह लड़की भी आखिर यह भी कौन है और मुझ में ये दोनों इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। तभी बूढ़ा इंसान उस लड़की के ऊपर जैसे कोई जादू टोना कर रहा हो। लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगी। उस जगह से वह दूर भागती चली गई और उसके पीछे वह बूढ़ा भी भागता चला गया और मैं समझ चुका था कि मैं फिर से खतरे में आ गया हूं। ये दोनों लोग सही नहीं हैं, न तो यह लड़की सही है न वह बूढ़ा इंसान। मुझे इस जगह से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, इसी में मेरी भलाई है, नहीं तो मैं फिर किसी बहुत बड़े खतरे में फंस सकता हूं। वह लड़की चीखती हुई अंधेरे में भागती चली जा रही थी और उसके पीछे वह बूढ़ा इंसान भी जो चिल्लाता, रुको रुको, मैं तुझे भागने नहीं दे सकता, मैं तुझे पकड़ कर ले जाऊंगा, वह तुझे बुला रही है, मुझे इस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं, अब मैं तुम्हें लेकर के ही जाऊंगा। लेकिन लड़की चीख रही थी, ना, मैं तुम्हारे साथ में कभी नहीं जाऊंगी। फिर वह आवाज मुझे अब सुनाई नहीं दे रही। मुझे लगा कि बस यही वक्त है कि मैं अगर जान बचानी है तो यहां से भाग चलूं। मैं ट्रक में सवार होता हूं और फिर ट्रक तेजी से दौड़ाने लगता हूं। मैं इस एरिया से दूर निकल जाना चाहता हूं ताकि न तो मैं बूढ़े को नजर आ सकूं और न तो उस जवान लड़की को। तो आखिर वह लड़की क्या एक प्रेतात्मा थी और बूढ़ा भी कोई भूत था?
वह दोनों मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे? और वह लड़की तो मुझसे दोस्ती भी कर ली थी और हम दोनों ने रात एक ही बिस्तर पर बिताया भी था। तो सब मुझसे क्या चाहते थे? और वह लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए थे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था और यही सब सोचते हुए अपना ट्रक दौड़ाते हुए अपने घर के रास्ते पर चला जा रहा था। लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ था, कहीं कुछ मेरे साथ में बुरा तो नहीं होने वाला है। लेकिन जब मैं घर पहुंच जाता हूं, अपने परिवार में आ जाता हूं और सब बातें अपने परिवार को बताता हूं, तो मेरे परिवार के लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि भोला, अब कुछ दिन तक तुम आराम करो, तुम्हें अभी बाहर नहीं निकलना है। शायद वह लोग उस खतरे को भांप लिए थे जो मुझे डसने वाला था। तो आखिर उस रात में जो मेरे साथ हुआ और अभी तक जो हुआ, आखिर यह सब क्या था? क्या मैं कोई भूत प्रेत के इलाके में चला गया था और वह लड़की भी कोई भूतनी थी और बूढ़ा भी कोई भूत था? मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। कुछ दिन गांव पर रहने के बाद मैं उन सब घटनाओं में उलझा रहा। क्या वह बाबा एक भूत प्रेत था? लेकिन लड़की तो ऐसी नहीं लगती थी। वह तो एक नॉर्मल इंसान की तरह थी, खूबसूरत लड़की थी। मुझे उस लड़की से हमदर्दी थी, लेकिन वह रात को जब बूढ़ा बाबा आया था, तब वह क्यों डर करके भागने लगी? बूढ़ा बाबा उसको क्यों लेकर जाना चाहता था? और वह कह रहा था कि मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो तुम्हें लेने के लिए आया हूं। यानी उस लड़की को बोल रहा था कि इस लड़के में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वह तुम्हें बुला रही है। मतलब जो वह रानी थी, शैतानी रानी। यह सब पहेली मुझसे सुलझ नहीं रही थी। मैं काफी दिनों तक इसी विषय पर सोचता रहा, लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह लड़की भी एक प्रेत आत्मा है। मेरा मन बिल्कुल भी मान नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि वह कोई नॉर्मल इंसान लड़की है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। कहीं वह बूढ़ा इंसान उसको पकड़ करके फिर उसी जगह पर तो नहीं ले गया है। मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं किन बातों पर यकीन करूं, किन बातों पर ना करूं। मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट था और मैं मन ही मन उसे चाहने लगा था। मेरे परिवार के लोग बहुत डरे हुए थे इस घटना के बाद से। वह चाह रहे थे कि मैं दूर दूर ट्रक लेकर के न जाऊं, अपने इलाके, अपने शहर के आसपास ही मैं रहूं, शहर में ही काम करूं। सुबह काम पर जाऊं और शाम को मैं घर लौट जाऊं, ताकि मेरे साथ कोई और संकट ना आ जाए। लेकिन मेरा इरादा कुछ और था। मैं उस लड़की को ढूंढना चाहता था। वह कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, मुझे नहीं मालूम था। कुछ दिन गांव में रहने के बाद मैं पास के शहर में आ जाता हूं और एक किराए का कमरा लेता हूं और अपना ट्रक एक गोदाम में चलाने लगता हूं, जो आसपास के छोटे कस्बों को माल सप्लाई करते थे। सुबह 6 बजे मैं निकलता था। रात को 9 बजे तक मैं अपने किराए के कमरे पर आ जाता था। करीब करीब 1 महीना बीत चुका था। इस दौरान वह लड़की जिसको मैं ढूंढ रहा था, मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर सोता, तब उसकी याद मुझे सताती थी। मैं बेचैन हो जाता था कि आखिर वह बूढ़ा उस लड़की को पकड़ करके फिर उसे शैतान के घर में तो नहीं ले गया। एक रात पास के कस्बे से मैं जब माल छोड़कर आ रहा था, रात के करीब 9:30 बज रहा था। मुझे बाथरूम का एहसास हो रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। एक जगह पर मैं ट्रक रोकता हूं और बाथरूम करने के लिए ट्रक से उतर जाता हूं। और जैसे ही बाथरूम करके मैं ट्रक के पास आता हूं, जो मैं देखता हूं, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जिस लड़की को मैं कहां कहां नहीं ढूंढा, वह तो मेरे ट्रक के पास खड़ी नजर आ रही थी। उसको देख करके मैं बहुत ही खुश हो गया था। वह भी मुझे देख करके बहुत खुश हो गई थी। बस हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। कोई बातचीत नहीं कर रहा था, शब्द नहीं मिल रहे थे मुझे तो। आखिरकार मैं ही उससे पूछता हूं कि तुम उस रात कहां चली गई थी? क्या वह बूढ़ा आदमी कोई जादूगर था, कोई तांत्रिक था? तब वह हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, ना तो वह जादूगर है, ना वह तांत्रिक है, वह एक प्रेत आत्मा है। हम जैसे मासूम लड़के लड़कियों को बहला फुसला करके और उसको कैद करती है वह शैतानी रानी। वह भी एक खूंखार प्रेत आत्मा है। उसमें बहुत सारी शक्ति है, मगर उसकी शक्ति 1 महीने के बाद काम करना बंद कर देती है। तब उसको इंसानी रक्त चाहिए पीने के लिए, और इसीलिए उसने कई सेवक रखे हुए हैं, जिसमें वह बूढ़ा भी है। वह रोड पर ऐसा मायाजाल बनाते हैं जिसमें नौजवान लड़के फंस जाते हैं, खास करके ड्राइवर, और मैं भी फंस चुकी थी। मुझे तो सही ढंग से पता भी नहीं कि मैं उसकी कैद में कितने दिन तक रही। जो तुम्हारे बगल में जो मुर्दा शरीर पड़े हुए थे, वह भी उस प्रेत आत्मा के शिकार थे। जिसका वह खून पी लेती थी, वह जिंदा लाश बन जाता था। वह चाह करके भी उस जगह से नहीं निकल सकता था। वह अपने आप को मरा हुआ समझते हैं। मैं अब उससे पूछने लगा कि उस रात जब बूढ़ा तुम्हें पकड़ने के लिए आया था, तुम कहां भाग गई थी? मैं तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान था।
तब वह आंखें झुका करके कहने लगी, मैं फिर उस कैद में जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं रात को भाग चुकी थी। मैं उसकी पकड़ से बहुत दूर चली गई थी, लेकिन तुम्हारी याद मुझे भी सताती थी। मैं तुम्हें रोड पर ढूंढ रही थी, लेकिन तुम मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं भी बहुत परेशान थी, न जाने कहां कहां मैं तुम्हें ढूंढती रहती थी। देखो, आखिरकार हम मिल चुके ना। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, वह खुशी की चमक थी। मैं अब पूछने लगा, अभी भी तुम्हें वह बूढ़ा इंसान ढूंढता है क्या? तब वह बताने लगी कि हाँ, अभी भी मुझे वह ढूंढता है। मैं कई बार उसको रोड पर घूमते हुए देखा है। मैं बोला, क्या वह मुझे भी ढूंढ रहा है? वह लड़की मुस्कुराई और कहने लगी कि हाँ, शायद वह तुम्हें भी ढूंढ रहा है, और तुम्हारे जैसे नौजवानों को ही, जो उसके जाल में फंस सकते हैं। मैं बहुत खुश था उस लड़की को पाकर। मेरी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। मैं उसको अपनी बाहों में भरना चाहता था और उसके लिए वह भी तैयार थी। कुछ देर तक हम एक दूसरे में खोए रहे, और तब मैंने पूछा कि तुम कहाँ रहती थी? तब वह बोलने लगी कि जहां भी मुझे कोई सुरक्षित जगह दिखती थी, मैं वहां पर अपने आप को सुरक्षित कर लेती थी। लेकिन अब तुम मिल गए हो ना, मुझे अब डर नहीं है। मैं कहने लगा, क्या मेरे साथ में रहोगी? मेरा पास में ही किराए का कमरा है। अब मैं दूर ट्रक चलाने नहीं जाता हूं। मैं अपने बारे में सब कुछ बताने लगा कि मेरे परिवार वाले नहीं चाहते थे कि मैं दूर का सफर करूं। वह भी डर चुके थे, और मैं इसी शहर में एक गोदाम में माल सप्लाई करता हूं। आसपास के कस्बों में जाता हूं। लड़की कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या तुम अपने घर पर मुझे रखोगे? मुस्कुराते हुए लड़की बोली। मैं बोला, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हें न जाने कहां कहां ढूंढ रहा था। देखो, आज तुम इस जगह पर मिली हो। उसके बाद मैं उस लड़की को ट्रक में बिठाता हूं और अपने किराए के कमरे में आ जाता हूं। सारी रात हम एक दूसरे से बात करते रहे, प्यार करते रहे। वह भी मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं भी बहुत प्यार करता था उससे। मैं पूछने लगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब वह कहने लगी, क्यों नहीं, लेकिन अभी नहीं। जब वह टाइम आएगा तो मैं खुद तुम्हें बताऊंगी। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी की तरह इस घर में रहने लगे। मैं सुबह 6 बजे अपने काम पर निकल जाता था। रात को कभी 9 बजे और कभी 10 बजे आता था। वह मेरी इंतजार करती थी। हम दोनों रात में प्यार करते थे, एक पति पत्नी की तरह। हमारा जो वह समय था, बहुत ही शानदार समय था। महीने में एक बार मैं अपने गांव भी जाता था। तब मैं उससे पूछता था, क्या मेरे साथ में मेरे गांव चलोगी? तब वह मना कर देती, कहती, नहीं, वक्त आने दो। इसके बाद जो कहोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी मुझे अपने गांव लेकर के मत जाओ। मैं उसकी बात को मान लेता था। वह इतनी प्यारी थी, मैं उसकी किसी बात को टाल नहीं सकता था। उसके साथ रहते रहते मुझे अब 5 महीने बीत चुके थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, और बीच बीच में कई बार मैंने उससे पूछा कि तुमने अभी क्या विचार बनाया, क्या हम शादी कर लें? तब वह कहती थी कि नहीं, अभी नहीं, वक्त आने दो। हम पति पत्नी की तरह रह तो रहे हैं ना, जब वक्त आएगा तो हम शादी भी कर लेंगे। जैसा अभी चल रहा है उसे हम वैसे ही चलने देते हैं। मैं उसकी बातों में आ जाता था। मैं भी सोचता था कि चलो, मेरी शादी तो उसके साथ नहीं हुई, लेकिन हम पति पत्नी की तरह तो रह रहे हैं ना। इसी बीच हमारे परिवार वालों के पास में मेरे लिए एक रिश्ता आता है, शादी का रिश्ता। मेरे परिवार वाले मुझे कहते हैं कि भोला, हम तुम्हारी अब शादी करने वाले हैं। ये देखो, उस लड़की की तस्वीर है, कैसी है वह? क्या यह तुम्हें पसंद है? मैं अपने परिवार वालों की जब बात सुनता हूं तो डर जाता हूं। मैं तो उस लड़की से प्यार करता था, उस लड़की से शादी करना चाहता था। मैं किसी अन्य लड़की से शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहता था। मैं टाल देता हूं कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सोच विचार करके आप लोगों को बताऊंगा। वह लोग मान जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीना टाइम है, तब तक सोच विचार लो। अगर यह लड़की पसंद नहीं है तो हमारे पास और भी रिश्ते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं अपने परिवार वालों की बात सुनकर के डर गया था। मैं कैसे उनको बताऊं कि मैं एक लड़की से बेहद प्यार करता हूं और हम दोनों पति पत्नी की तरह शहर वाले घर में रहते हैं। मेरे परिवार वाले अभी तक इस बात से अनजान थे। जब मैं गांव से शहर पहुंचता हूं, मेरा चेहरा उदास देख करके वह लड़की मुझसे पूछती है कि भोला, बात क्या है? तुम यहां से गए थे तो बहुत खुश थे, लेकिन जब तुम गांव से लौटे हो तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं है, तुम उदास दिख रहे हो। बात क्या है? बोलो, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? मैं उस लड़की को कुछ भी नहीं बताता हूं, बात को घुमा फिरा देता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पारिवारिक समस्या है, एक बड़ी उलझन है, पड़ोस में मैं फंसा हुआ हूं। तब वह बोलती है,
कैसी उलझन? क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते हो? तब मैं बोलता हूं कि हाँ, मैं समझता हूं ना, लेकिन तुम उस उलझन को दूर नहीं कर सकती। मैं उस लड़की से झूठ मूठ की एक कहानी सुनाता हूं। मेरा परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मुझे धन की, दौलत की जरूरत है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूं। तब वह चौंक करके बोलती है कि कितना धन, कितना दौलत? बस मैं अंदाज से कहता हूं कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मैं अपने दोस्तों को बोल रखा हूं, देखते हैं कि बात बनती है कि नहीं बनती है। उसके बाद वह लड़की शांत हो जाती है। मुझे लगा कि चलो, जो मैंने झूठ बोला था, मामला शांत हो गया है। न तो उसके पास 2 लाख रुपए होंगे, न इसके बारे में वह मुझसे जिक्र करेगी। लेकिन मुझे तो फिक्र थी ना, मुझे तो चिंता थी ना कि मैं कब तक अपने परिवार वालों से इस लड़की की बात छुपाऊंगा। कभी ना कभी तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, उसके साथ में घर बसाना चाहता हूं। 1 महीना कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है और मैं परेशान रहने लगता हूं। शायद वह लड़की समझ रही थी कि मैं पैसे के लिए परेशान हूं, लेकिन मेरी परेशानी तो वही लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। उसको मैं खोना नहीं चाहता था, उसके साथ मैं शादी करना चाहता था। लेकिन मेरे परिवार वाले पुराने विचारधारा के थे, वह उस लड़की को नहीं अपना सकते थे। मैं यह सब बातें जानता था, तभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने परिवार वालों से उस लड़की के बारे में बातचीत करूं। मुझे चिंतित देख करके रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब वह लड़की बोलती है कि भोला, क्या पैसे का इंतजाम हो गया, इसलिए तुम चिंतित हो ना? लेकिन मेरी चिंता तो वही लड़की थी। मैं झूठ मूठ बोल देता हूं कि नहीं, अभी कोई इंतजाम नहीं हुआ है और इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। घर वाले पैसा मांग रहे हैं, घर वालों को पैसे की जरूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। उस लड़की को लगता है कि मैं जो बातें कर रहा हूं उसमें सच्चाई है। वह भी सोच में डूब जाती है। रात हो जाती है, फिर हम दोनों सो जाते हैं। जैसे ही सुबह मैं उठता हूं, लड़की खुश नजर आ रही है। कहती है, भोला, मैंने तुम्हारी परेशानी दूर कर दी है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक थैला मुझे दिखाती है। उस थैले में जब मैं देखता हूं तो काले काले बहुत सारे नोट दिखते हैं, रुपए दिखते हैं। उन रुपयों को देख करके मैं चौंक जाता हूं और उस लड़की से पूछता हूं, ये तुमने रुपए कहां से लेकर आई हो? वह लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, ये चोरी का पैसा नहीं है, ये पैसा मेरी जमा पूंजी है। मैं इस पैसे को संभाल के रखी हुई थी आड़े वक्त के लिए, लेकिन अब यह तुम्हारे काम में आएगा। मैं हैरान रह गया उसकी बात को सुन करके। वह मुझसे इतना प्यार करती है, लेकिन यह रात भर में रुपया लेकर के कहां से आई? और रात में तो मेरे साथ में थी। मैं पूछने लगा कि तुम रुपया कहां रखी थी? तुम सारी रात तो मेरे पास में सोई हुई थी, तब यह कहां से आया रुपया इतना सारा? वह मुस्कुरा के बोली कि आप तो सुबह 6 बजे निकल जाते हो, रात को कभी 9 बजे आते हो, 10 बजे आते हो। मेरा मन इस घर में लगता नहीं है। अकेले तो मैं घूमने फिरने निकल जाती हूँ। यह रुपया मेरा है। इस रुपए को मैं अपने किसी दोस्त को दिया था, तब मैं यह रुपया उससे लेकर के आकर के इसी घर में रखी थी आड़े वक्त के लिए। लेकिन मुझे इन रुपयों की अब जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ खुश हूं और मुझे क्या चाहिए? ये रुपया अब आप अपने परिवार को दे दो। सच कहूं ना, मेरे आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन वह लड़की मुस्कुरा रही थी, मेरे आंसू पोंछ रही थी और कह रही थी कि अरे, जो कुछ मेरा है वह भी तो तुम्हारा ही है ना। अब यह मैंने पैसा संभाल के रखा था, तो देखो यह काम में तो आया ना। तुम आज ही अपने गांव चले जाओ और यह रुपया अपने परिवार वालों को दे दो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वैसे तो मुझे अपने गांव भी जाना था। मैं मना करता रहा कि नहीं, यह रुपया तुम्हारा है, मैं इसको ले नहीं सकता। लेकिन लड़की जिद करने लगी कि नहीं, यह रुपया अब तुम्हारा है, इसके सच्चे हकदार तुम हो। यह रुपया लेकर के अपने परिवार वालों की समस्या को दूर करो। वह रुपया मैं लेकर के अपने गांव आ जाता हूं, अपने परिवार वालों को देता हूं। परिवार वाले चौंक जाते हैं, कहते हैं इतना सारा रुपया। और तब मैं उस लड़की के बारे में बताता हूं। जो सच्ची बात है मैं छुपाता नहीं हूं, लेकिन मेरा परिवार, जो मैं समझता था कि वो इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन वह सब मान गए थे और कहने लगे कि तुमने अभी तक ये बात बताने में देर क्यों की? तुम्हें तो सच बता देना चाहिए था। सच कहूं ना, मुझे अपने परिवार पर विश्वास नहीं था कि यह मेरी बात को मान जाएंगे। लेकिन मैं जब अपने परिवार को देखता हूं तो मैं आश्चर्य में डूब जाता हूं। मैं जानता हूं वह पुराने विचार के थे, जैसा सब मानते थे, लेकिन यह बात वह आसानी से मान जाते हैं और कहते हैं
उस लड़की को ले आओ, हम यहाँ पर मंदिर में तुम्हारी शादी कर देंगे। मैं बहुत खुश हो चुका था, इतना खुश मैं अपने जीवन में खुशी नहीं पाया था। एक रात रुकने के बाद मैं शहर लौटता हूँ, अपने घर पर आता हूँ और तब जो देखता हूँ कि मेरे घर पर तो ताला बंद है। जो चाबी मेरे पास में थी उससे मैं अपना घर का दरवाजा खोलता हूँ, ताला खोलता हूँ और मैं उस लड़की का इंतजार करने लगता हूँ। लेकिन लड़की न जाने कहाँ चली गई थी। मैं इंतजार करते करते थक चुका था, रात हो चुकी थी, मेरी खुशी गायब हो चुकी थी। आखिर वह गई कहाँ? क्या उसके साथ में कुछ हादसा हो गया? कहीं वह बूढ़ा उस लड़की को ढूंढ तो नहीं लिया? मेरा मन आशंका से भर चुका था कि अब क्या होगा, अब मेरे साथ में क्या होगा। मेरे परिवार वाले अब तो मान चुके हैं, लड़की का इंतजार कर रहे हैं। लड़की घर में है नहीं, कहाँ गई, किसके साथ गई? मैं आशंका से भरा हुआ था। मैं आसपास में उस लड़की को ढूंढने लगा, अड़ोस पड़ोस में पूछने लगा, लेकिन सबने मना कर दिया कि वे नहीं जानते कि वो लड़की कहाँ गई है। 3 दिन रात मैं उसका इंतजार करता हूँ। मैं अपने काम पर नहीं जाता, आसपास के इलाकों में मैं उसको ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे वह नजर नहीं आती। आखिर वह कहाँ गई, उसके साथ में क्या हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे घर वाले इंतजार कर रहे थे कि कब मैं उस लड़की को लेकर के आऊंगा, तब वह मंदिर में शादी कराएंगे। मैं उनको अब क्या बताऊंगा कि लड़की मेरा घर छोड़ करके भाग गई। मैं रात को रोड पर भटक रहा था, मन घर में लगता नहीं था। मैं इधर उधर भटकता हुआ उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता था। कब आधी रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। एक पेड़ के पास में मुझे कुछ हिलता डुलता कोई इंसानी साया सा दिखा, तो मन में एक उम्मीद जगी कि कहीं वह मेरी दोस्त तो नहीं है। उस पेड़ के पास में पहुंचता हूं और जैसे ही पहुंचता हूं ना, मेरी आशंका बिल्कुल सही निकलती है। वह तो मेरी दोस्त थी, लेकिन वह पेड़ के पास में क्या कर रही थी? जैसे ही वह मुझे देखती है वह भी चौंक जाती है। कहती है, भोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जल्दी से अपने घर पर चले जाओ, नहीं तो तुम भी पकड़े जाओगे और मैं भी पकड़ी जाऊंगी। शैतानी फौज हमें ढूंढ रही है, वह मुझे पकड़ना चाहते हैं। मैं दोबारा से कैद नहीं होना चाहती, इसीलिए मैं तुम्हारा घर छोड़ करके भाग आई हूं। तुम इस जगह से चले जाओ, नहीं तो मेरे साथ तुम भी फंस जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो कैसे भी झेल लूंगी, लेकिन तुम्हें उस नर्क में दोबारा से देखना नहीं चाहती। तभी शोर सुनाई देने लगता है। उस रोड पर मैं जब नजरें उठाकर देखता हूं तो बहुत सारे काले काले साए मेरी तरफ ही आ रहे थे, शोर करते हुए। वह लड़की बेचैन हो जाती है, कहती है, भोला जल्दी से इस जगह से भाग जाओ। मैं भी इस जगह से भाग रही हूं, नहीं तो वह मुझे और तुम्हें पकड़ ले जाएंगे। और उसके बाद बिना समय गंवाए वह लड़की अचानक जैसे हवा में गायब हो जाती है। मैं आश्चर्य में पड़ करके इधर उधर देखने लगता हूं, लेकिन जैसे लड़की हवा में गायब हो चुकी थी, वह काले साए अब मेरे करीब आ चुके थे। मैं भी डर चुका था और उसके बाद मैं भी भाग चुका था अपनी जान बचा करके। मैं अपने घर पर आता हूं, आकर मैं सोचने लगता हूं कि आखिर वह लड़की है क्या भला? क्या वह एक प्रेत आत्मा है? तभी तो मेरे सामने से गायब हो गई। मैं सोच करके खौफ में भर गया था। सारी रात मैं सो नहीं सका, लेकिन मैं अब उस लड़की को समझने लगा था। वह कोई इंसान नहीं थी, वह भी एक प्रेत आत्मा थी और मेरे साथ वह अपना समय पास कर रही थी। लेकिन मुझे वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाई, मुझे तो फायदा ही पहुंचाया था, वह भी नगद धन का। सुबह ही मैं अपने गांव पहुंच चुका था। पूरी सच्चाई अपने परिवार वालों को बताता हूं, तब परिवार वाले डर जाते हैं, कहते हैं, तुझे हम मंदिर में लेकर चलते हैं, पुजारी जी से दिखाएंगे, झाड़ फूंक करवाएंगे, जरूर उस लड़की का साया तेरे ऊपर में है। लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं, पुजारी झाड़ फूंक करते हैं, तब वह मना कर देते हैं कि इस लड़के पर कोई भी भूत प्रेत का साया नहीं है। कुछ महीनों के बाद मेरी शादी कर दी जाती है, लेकिन मैं उस लड़की को भूल नहीं पाता। आज भी मुझे उस लड़की की याद सताती है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, निहारिका जी ओडिशा से, राजकुमार भाई रुद्रपुर से, राजा एहसन छिप भाई आजाद कश्मीर से, बाबू भाई मुंबई से, इसरार शेख भाई मुंबई से, दीपिका जी कानपुर से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, मोहन भाई झारखंड से, विष्णु कुमार आरा से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, रोशन भाई दिल्ली से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, धर्मेंद्र अहिरवार भाई मध्य प्रदेश से, धर्मवीर ठाकुर भाई बिहार से, सुरजीत सिंह मोगा भाई पंजाब से, शाहरुख खान भाई ग्वालियर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से,
सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, कौशलेंद्र भाई प्रयागराज से, राखी जी मिजोरम से, सतीश कुमार भाई दिल्ली से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, दानिश भाई कराची पाकिस्तान से, गोरखा भाई नेपाल से, मजीद भाई मालदीव से, अली भाई बंगलोर से, गोल्डी भाई पंजाब से, मुकेश गुज्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, वीरेंद्र विराट भाई बेगमपुर हरियाणा से, भूपेंद्र चौधरी भाई गुवाहाटी से, फुद्दी कौर भाई पंजाब से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, महावीर भाई राजस्थान से, फहाद भाई पाकिस्तान से, ऐसा था जियाना, अहमद अहयाना आलिया हमदून और अहमद हमदून, रशीद भाई मालदीव से, अमृत गुरुंग भाई नेपाल से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, स्नेहा जी महाराष्ट्र से, मुकेश भाई राउरकेला से, शानो जी पाटियाला से, कमल जी भाटी तारानगर से, आकाश भाई उत्तर प्रदेश से, सफीक भाई सऊदी अरब से, राजीव भाई दरभंगा बिहार से, राजकुमार भाई गोरखपुर से, गणेश पाठक भाई सूरत से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, आशु भाई दिल्ली से, मनीष जैन भाई दिल्ली से, सरिता जी उत्तराखंड से, विशाल भाई हरदोई से, रॉकी भाई सोनीपत से, जमशेद खान भाई कराची से, अफसर अली भाई मुरादाबाद से, पुसली भाई थाईलैंड से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, मुकेश गुजर भाई भरतपुर राजस्थान से, कबल सिंह भाई पंजाब से, किशोर भाई ग्रेटर नोएडा से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, जुल्फिकार भाई दिल्ली से, पन्नाराम कोलायत भाई बीकानेर राजस्थान से, अन्वेश कुमार पांडे भाई मुंबई महाराष्ट्र से, दीपक भोयर भाई अर्जुन अली गांव से, सूरज भाई मुंबई से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अर्जुन भाई नेपाल से, राधे भाई उन्नाव से, संजय खान भाई इंडिया से, ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, अन्वेश कुमार पांडेय भाई मुंबई से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, फजीन भाई मालदीव से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, वाजिद तब्बुसुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, राम अचल भाई अयोध्या से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, पूजा घोष जी असम से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।